अस्पताल के बिस्तर पर मेरी आंखें बंद थी। सिर में हल्का सा दर्द महसूस कर रही थी। नाखूनों में हॉस्पिटल की गंध घुसी हुई थी। फिर भी मैं नसों के आने जाने और सुशांत, कुणाल और अन्य रिश्तेदारों की अस्पष्ट खुसर फुसर स्पष्ट महसूस कर रही थी। मानो मीलों दूर से आवाजें आ रही हों। कैसी है जया? अपने माथे पर स्नेहिल ठंडा स्पर्श पाकर मैंने आंखें खोली तो सामने मेरी बचपन की सहेली चंदन बैठी हुई थी। मन किया उसके गले से लिपट जाऊं, पर उठ नहीं पाई क्योंकि ग्लूकोज की बोतल लगी हुई थी। भरी आंखों से उसका चेहरा निहारती रह गई थी। तू तो इतनी बहादुर है, सारा जीवन कठिनाइयों से जूझती रही, उन्हें परास्त करती रही, ये तो मामूली सी तकलीफ है। तभी राउंड पर डॉक्टर आए। उन्होंने नर्स से कुछ पूछा, सुशांत और कुणाल से कुछ कहा, मीठे स्वर में मेरी तकलीफ पूछी तो मैं मुस्कुरा दी। कहीं दिमाग में जया की बातें दिमाग में घूम रही थी। तू तो इतनी बहादुर है। मैं 4 बहनों में सबसे बड़ी थी। पापा सचिवालय में क्लर्क थे। भूमि सिंह, उन्होंने हम चारों को पढ़ाया था। मुझ पर तो उन्हें खास नाज था। हमेशा कहते, जया तू मेरी बेटी नहीं बेटा है, तुझ में एक काबिलियत बनूंगा कि तू मेरी जिम्मेदारियां संभाल सके। माँ का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता। बीमार माँ की परिचर्या और दिन छोटी बहनों की देखभाल करते करते कब मेरा बचपन दफन हो गया पता ही नहीं चला। शाम को जब छोटी बहनें खेलने जाती तो मैं भी बाहर जाने के लिए माँ से बाल सुलभ हट करती। माँ समझाती, तू खेलने चली जाएगी तो चीनी मुझे परेशान करेगी। तेरे पापा ऑफिस से लौट आए तब चली जाना। लेकिन थके हारे पापा को पानी पिलाते, चाय नाश्ता देते। शाम का धुलका चारों तरफ फैल चुका होता। पोस्ट ऑफिस का काम हो या बैंक का, केमिस्ट से दवाई लानी हो या छोटी बहनों के फॉर्म भरने का, सब मैं ही करती। बचपन से ही अपने मन को मारती मारती मैं जैसे पत्थर हो गई थी। धीरे धीरे जो जो उम्र बढ़ती गई, मेरा मन भी घर में ही रमने लगा। कभी काम नहीं भी होता तो भी बाहर जाने की जैसे इच्छा ही मर गई थी। मन में कोमल भावनाएं न जाने कहाँ लुप्त हो गई थी। मैं मेधावी छात्र थी। बीएससी में गणित लिया और प्रथम श्रेणी में पास हुई। मेरी इच्छा एमएससी करके लेक्चरर बनने की थी, पर उस समय पापा ने मुझे बीएड करने की सलाह दी। बीएड भी मुझे शिक्षिका की नौकरी मिल गई तो पापा बहुत खुश हुए कि अब मेरी बेटी मेरे दुख दूर करेगी। मुझे पापा की सोच पर हैरानी होती, जो बेटी के हाथ पीले करने की चिंता से मुक्त अपने ही कष्टों के बारे में सोचते रहते थे। तभी एक दिन चमत्कार हुआ। मेरे लिए सुशांत के घर से रिश्ता आया। माँ और पापा बेहद खुश थे। हमारी जया बहादुर किस्मत वाली है, बिना ढूंढे ही रिश्ता आया। सुशांत से रिश्ता तय करते करते समय पापा ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वो ज़्यादा दहेज नहीं देंगे। लेकिन मेरी ससुराल पक्ष के लोग सभी यह सोचकर राजी हो गए कि बहू सरकारी स्कूल की शिक्षिका है, जिंदगी भर दहेज मिलता रहेगा। ससुराल मेरी अच्छी खातिर हो रही थी। मुँह दिखाई की रस्म वाले दिन रिश्ते की ही एक सास ने मेरी सास से कहा, सुशांत की माँ बहू तो सकल सूरत से साधारण है, दहेज भी नहीं लाई, फिर क्या देखकर तुमने सुशांत का रिश्ता कर लिया? अरे चाची, आपकी बहू सरकारी स्कूल में टीचर है, जिंदगी भर दहेज लेती रहो, सुशांत ने कहा। तो सब हंस दिए, पर मेरी आंखें डबडबा गई। मन में फंसा सी चुभ गई थी। कुछ ही दिनों में सारी आवभगत खत्म हो गई। सारा काम निपटा कर स्कूल के लिए निकलती तो सास की आवाज़ सुनाई देती, आज स्कूल से जल्दी आ जाना, याद है ना शालिनी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। बस स्कूल याद रहता है और किसी काम से तो मतलब रहता नहीं। बुरा लगता, पर मैं अनसुना कर देती। अगर कमा रही हूँ तो कौन सा अपने मायके पर खर्च करती हूँ, सब तो सुशांत को देती हूँ। सोचती हूँ सुशांत की जिम्मेदारियों में हाथ बटा सकूँ, लेकिन समझाया उसे जाता है जो समझना चाहता हो। हर किसी को कोई कैसे समझा सकता है। सुशांत भी समझते
जाने दो, माँ की आदत है। तीनों विवाह योग्य नंदों का विवाह न होने के लिए कोप भजन मुझे ही होना पड़ता। चंदन से दिल का दुख बताती तो मन हल्का हो जाता। फिर वापस आकर वही व्यस्त दिनचर्या। एक बार सुशांत मेरे लिए साड़ी और फूलों की वेणी लेकर आए। मैं झटपट तैयार होकर बाहर निकली तो सास ने तीखे स्वर में सुशांत से कहा, जवान बहनों के सामने ऐसी सस्ती नौटंकी करने का क्या मतलब है? लाना ही था तो उनके लिए भी साड़ियाँ ले आता। बस ऐसी ही 2-3 घटनाओं के बाद उन्होंने भी प्यार जताना छोड़ दिया। हर महीने की पहली या दूसरी तारीख को तनख्वाह मिलती, उसमें से सास को दे देती। उसमें से सास इतने ही रुपये मुझे देती जिससे स्कूल जाने के लिए महीने भर का रिक्शा का किराया पूरा हो पाता। साथ काम करने वाली शिक्षिकाएं अपनी तनख्वाह से कभी सुंदर सुंदर साड़ियाँ और सूट लेती और गहने खरीदती तो मेरा मन भी इन चीज़ों के लिए तरसता। सुशांत से कभी कहती तो हमेशा कहते, मेरी बहनों की शादियाँ हो जाने दो, फिर तुम जो चाहोगी ले लेना। कभी किसी ने नहीं सोचा कि मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, सपने हैं। मैं सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बनकर रह गई। साल 6 महीने में कभी हम पिक्चर देखने जाते तो नंदे साथ रहती। कभी स्कूल में किसी चीज़ के लिए चंदा देना पड़ता तो सास कितने तियारे चढ़ जाती। समय के अंतराल के साथ तीनों नंदों का विवाह हो गया। नंदों के विवाह की जिम्मेदारियों से मुक्त हुए तो हमने परिवार बढ़ाने के विषय में सोचा शुरू किया। 6 साल बाद कुणाल का जन्म हुआ तो सबकी खुशी का ठिकाना न रहा। नामकरण का फंक्शन धूमधाम से मनाने के लिए मैंने और सुशांत के ने कर्ज ले लिया था। मेरे मायके से भी सभी रिश्तेदार जमा हुए थे। हमेशा की तरह लेन देन के मामले को लेकर खुसर फुसर होती रही। मेरे मायके वाले के जाते ही सुशांत मुझ पर बरस पड़े, तुम्हारे पापा को जरा सी भी समझ नहीं है। इतने दिनों बाद हमारे घर बच्चा हुआ है और इतने सस्ते में टरका दिया। अपमान से जड़ हुई मैं कुणाल को छाती से चिपकाए थर थर कांपती रह गई थी। उसी रात को इनका रूप फिर से एकदम की बदल गया। बड़े मीठे स्वर में इन्होंने कहा, सुनो अम्मा कह रही है। सिर्फ कपड़े देने के कारण तीनों बहनोइयों के मुंह फूले हुए हैं। कल तुम अपने अकाउंट से रुपये निकाल लाना, तीनों के लिए कान के बूंदे लेने होंगे। मैंने हाँ तो कह दिया, पर पूरी रात मेरी आंखें छल छलाती रही। शादी के बाद कई बार मन किया कोई छोटी सी चीज़ लेने पर, अपने ऊपर कभी खर्च कर नहीं पाई। फिर अगले वर्ष स्वाति आ गई, खर्चे और भी बढ़ते गए। समय गुजरता ही गया, बच्चे जवान हो गए। अम्मा को कुणाल और स्वाति की शादी का बड़ा शौक था, पर दुर्भाग्यवश वो ये दिन देखने से पहले ही स्वर्गवासी हो गई। स्वाति की शादी हमने एक इंजीनियर से कर दी। खासा दहेज देना पड़ा, पर लायक दामाद पाकर हम निहाल थे। कुणाल पढ़ने में होशियार नहीं था, उसकी संगत भी बुरी थी। सबने सलाह दी कि उसकी शादी कर दो तो सही रहे, पर आ जाएगा। बचपन से ही कुणाल ने इस घर में मेरा अपमान होते देखा था, इसलिए उसके स्वभाव में माँ का आदर जैसी कोई भावना नहीं थी। बहू के आने के बाद उसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी। सुशांत से बार बार पैसे मांगने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी, इसलिए वो मेरे पीछे पड़ा रहता था। मैं कभी समझाते की कोशिश भी करती थी तो पैर पटकता हुआ चला जाता। मुझे तो अपमान का घूंट पीने की आदत ही पड़ गई थी। चुपचाप पैसे दे देती। इधर कुछ दिनों से कुछ सिर दर्द, चक्कर आने की शिकायत रहने लगी थी। डॉक्टर ने उक्त रक्तचाप की बीमारी बताई। खान पान में परहेज और किसी किस्म का तनाव न लेने की सलाह दी, लेकिन मेरे जीवन में तो तनाव ही तनाव था। मन में आया क्यों न नौकरी से इस्तीफा दे दूं, स्वास्थ्य लाभ होगा। वैसे भी अब फर्ज तो सारे उतर ही गए, बस उचित समय की प्रतीक्षा कर रही थी। एक दिन हम सब खाना खा रहे, मैंने अपने मन की बात कह दी। मैं नौकरी करते करते थक गई हूँ, अब तो बहू तू जल्दी से मुझे एक पोता दे दे। मैं नौकरी से इस्तीफा देकर उसके साथ खेलूँगी। मुझे ऐसा लगा मेरी इस बात से सब खुश होंगे, क्योंकि मेरे स्वास्थ्य को लेकर सभी चिंतित रहते थे। पर सुशांत और कुणाल की आंखें विस्फारित हो गई। क्या मम्मी,
तुम जॉब छोड़ दोगी? इतने आराम की नौकरी है, तुम्हारी इतनी अच्छी तनख्वाह है, फिर अभी तो तुम्हारे रिटायर होने में अभी 4 वर्ष और हैं। फिर सुनना है सरकार शिक्षकों के रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने जा रही है। आजकल तो लोग रिटायर होने के बाद भी कोई ना कोई काम करते रहते हैं, और तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं कुणाल के स्वास्थ्य स्वभाव को देखकर तंग रह गई। इस उम्र तक माँ शरीर खींच खींच कर काम करे, रिटायर होने के बाद भी काम करने की सोचे, और जवान लड़का जिसे काम करना चाहिए माँ बाप के भरोसे ही बैठा रहे। आए दिन कुणाल अपने लिए कोई ना कोई बिजनेस शुरू करने की योजनाएं बनाता। अंत में हमने उसके लिए एक बिजली के सामान की दुकान खुलवा देने की सोची। मन को दिलासा दिया कि चलो एक ही तो बेटा है, खुद कमाना शुरू करेगा तो हमारी चिंता भी दूर हो जाएगी। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई। मेरी छोटी बहन आरुषि अपनी बेटी और छोटे गुदगुदे बच्चे के साथ 2 दिनों के लिए हमारे घर आई। स्कूल से छुट्टी लेकर मैं पूरे समय उसके बच्चे के साथ खेलती रही। पूरा घर छोटे बच्चे की किलकारियों और अटखेलियों के साथ गूंज उठा। बच्चे के साथ खेलते खेलते मैं खुद भी छोटी बच्ची बन गई थी। विदा का दिन नज़दीक पहुंचा तो मैं एटीएम से पैसे निकालकर बहन के लिए सिल्क की साड़ी और सोने की चैन, दामाद जी के लिए सूट का कपड़ा और बच्चों के लिए खिलौने और कपड़े ले आई। देखते ही देखते कुणाल का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। सुशांत को भी अच्छा नहीं लगा होगा, ये तो मैं उनके हाव भाव और मुख मुद्रा देखकर पहचान गई थी। आरुषि के जाते ही कुणाल बरस पड़ा। माँ, तुम्हें पता भी है अभी दुकान के लिए कितने पैसे चाहिए? इन लोगों पर इस पैसे लुटाने की क्या जरूरत थी? आखिर चाहती क्या हो तुम? मैं क्या चाहती हूँ? मेरी सिराएं झन कर रह गई थी। चेहरा और कनपटियां सब बुरी तरह गर्म हो गए थे। क्रोध के आवेश में थर थर कांपती मैं चीखने लगी। मैं चाहती हूँ, सुन, मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। मेरे जो जी में आएगा वही करूँगी। दिन एक करके मैं कमाती रहूँ और खर्चों का हिसाब तुम लेते रहोगे। जी मैं आएगा वही करूँगी। तू होता कौन है मुझसे हिसाब लेने वाला? मेरी आवाज़ लड़खड़ाने लगी और सीने से दृढ़ पीड़ा का एहसास होने लगा। डाइनिंग टेबल पकड़कर खड़े होने की कोशिश की तो लड़खड़ा कर मैं फर्श पर गिर गई। होश आया तो अस्पताल में थी। इन्हीं सोचों में डूबी हुई न जाने कब सो गई। जब आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। सुशांत खिड़की के पर्दे खिसका रहे थे। मुझे जगा हुआ देखकर वो मेरे पास आकर बैठ गए। मेरी हथेली को अपने हाथ में दबाकर पूछा, जया अब कैसा लग रहा है? मैंने धीरे से उन्हें आश्वस्त किया, चिंता न करें, अब मैं ठीक हूँ। सुशांत की आंखें नम हो आई थी। बोले, जया तुम क्षमा कर दो। जब मैंने ही तुम्हारे मन को समझने की कोशिश नहीं की तो कुणाल को क्यों दोष दे? वो तो बच्चा है। तुम इस परिवार के लिए सारा जीवन अपनी इच्छाओं की आहुति देती रही और मैंने तुम्हारी भावनाओं और संवेदनाओं को समझने तक की कोशिश नहीं की। मैं बीता हुआ समय तो नहीं लौटा सकता, पर तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अपने जीवन का सांध्य काल तुम अपनी इच्छा अनुसार ही जी सकोगी। मेरी आंखों की कोर से टप टप आंसू बह निकले, जो निश्चित रूप से मेरे सुखद भविष्य का संदेश दे रहे थे। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट दें। दोस्तों, आज की कहानी आप सबको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों, और ऐसी बहनें हैं जिनके साथ ऐसी घटना बीती होगी, प्लीज़ वे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि
जो इस पीड़ा से जुलझ रही हैं वो ना जुलझे और हिम्मत साहस करके आगे बढ़ें। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और धन्यवाद दोस्तों।